नमस्कार दोस्तों, द PYQ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर RO मुख्य परीक्षा जो मेंस का एग्ज़ाम था 2016 का, जो कि आयोजित हुआ था 2021 में, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग 70वें प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, उसके पहले देख लेते हैं कि 69वां प्रश्न क्या था। एक बार और देख लेते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1974 में। ठीक है, 1974 में। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम आया था 1979 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना आई थी 1998 में। और राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना आई थी 2006 में। तो इसको याद करिए कि सबसे पहले आया था कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में, फिर प्रयोगशाला से खेत, ठीक है, मतलब पहले कृषि का विज्ञान केंद्र खोला, फिर प्रयोगशाला से खेत में कार्यक्रम किया 1979 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना 98 में आई और राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषि नवोन्मेषी परियोजना 2006 में आई। 70वां प्रश्न क्या था कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि शराब पीने वालों के लिए क्वेश्चंस नहीं है, शराब पीने वालों के लिए भी क्वेश्चंस है। तो हर वर्ग के लिए जो आयोग है वो प्रश्न आपको देती है। तो अब जौ का जो अंकुरित बीजों से मतलब शराब पीता है या वाइन पीता है या जो भी पीता है, उसके फर्मेंटेशन से क्या बनता है, तो उसके फर्मेंटेशन से बनती है बियर। ठीक है, एक बार देखना भी पड़ेगा अथवा आदत डालनी पड़ेगी। नहीं, ठीक है, सही बता रहा हूँ। तो बियर बनती है, वाइन बनती है, वोडका बनती है और रम। सभी शराब के विविध रूप होते हैं। अल्कोहल की मात्रा सब में भिन्न भिन्न होती है। बियर जो है जौ के अंकुरित बीजों से यानी कि उसके किण्वन से बनता है। अगला प्रश्न है हम लोग का विज्ञान प्रौद्योगिकी से कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। तो नाम है सोफिया। नासा का एक सोफिया अंतरिक्ष यान है जिसने कहा है कि चंद्रमा पर जल है। चंद्रमा पर क्या है? जल है। ये कौन बताया है? सोफिया बताया है। तात्कालीन समय का प्रश्न था। फिर ये भी उसी समय का प्रश्न है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का प्रश्न आता है। असर्शन रीजन का प्रश्न है, यानी कि अभिकथन और कारण का असर्शन कहता है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये गलत है। ठीक है, तो जब ये गलत हो गया तो हम लोग को पता है कि आंसर कौन सा सही होगा। ये अपने आप जो है डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि विविध अवयव जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देता है, रीज़न क्या दिया है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो बिल्कुल ही होता है। आपको पता है कि जितना सारा पोल्यूशन हो रहा है वो मानवीय क्रियाओं से, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, अगला है प्रादेशिक सामान्य ज्ञान। हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम सहायता करता है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास परिषद प्राधिकरण सहायता करता है, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग सहायता करता है, या उद्योग बंधु सहायता करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें कोई भी उद्योग लगाना है तो उसमें सहायता कौन करेगा। यूपी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन करेगा, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेगा, या उद्योग बंधु करेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है उद्योग बंधु करेगा। अगला है यहाँ पर ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, तो ठीक है ये। ठीक है, बनारस के आसपास जो है ठुमरी गाई जाती है। ठुमरी सुगम और आकर्षक है, तो ये भी सही ही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही होना चाहिए। ठुमरी उत्तर प्रदेश की एक लोक नृत्य है। यह सुगम एवं आकर्षक नृत्य कला है। बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया। ठीक है, चलिए, दोनों ही विकल्प सही है। द फेमस टूम्ब ऑफ वाइफ ऑफ नवाब सुजाउद्दौला बेगम बहू बेगम टूम्ब। ठीक है, यानी कि नवाब सुजाउद्दौला की बेगम है जिनके प्रसिद्ध मकबरे का नाम है बहू बेगम का मकबरा। तो ये किस स्थान पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिया है, आजमगढ़, लखनऊ, फैज़ाबाद, प्रयागराज। किस स्थान पर अवस्थित है ये बात पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शंस थे, आजमगढ़, लखनऊ, फैज़ाबाद और प्रयागराज। तो जो नवाब शुजाउद्दौला है वो बेसिकली नवाब कहाँ के हैं, तो फैज़ाबाद, लखनऊ आसपास के नवाब हैं। तो ये जो इनका मकबरा है, ये बहू बेगम का मकबरा, ये फैज़ाबाद में स्थित है। ठीक है, देखते हैं कि अवध के नवाब थे, इनकी पत्नी का बहू बेगम नाम था। ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका मकबरा फैज़ाबाद में बनाया गया, जो बहू बेगम का मकबरा के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पर स्थापित किया है? ठीक है। तो मुझे लगता है कि दो ऑप्शन तो एक ही है, गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा तो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ स्टार्ट किया है। ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया है? ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तर्क शक्ति परीक्षण से प्रश्न आता है कि एक क्लास है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, बालिकाओं की संख्या बालकों से दोगुनी है, लक्ष्मी का सर्वोच्च 27वां स्थान है। ठीक है, यदि लक्ष्मी के आगे 9 बालक हैं तो लक्ष्मी के स्थान के बाद कितनी बालिकाएं होंगी? दो कंडीशन दे रही है। क्या क्या दे रहा है? पहले तो ये जानिए कि बालिकाओं की संख्या बालकों से दुगनी है, यानी कि बालकों की संख्या x तो बालिकाओं की संख्या 2x होनी चाहिए। लक्ष्मी का सर्वोच्च से 27वां स्थान है, अर्थात अगर यहाँ से खड़ा किया जाए तो ये 27वें स्थान पर है। ठीक है, और लक्ष्मी के आगे 9 बालक हैं टोटल। ठीक है, लक्ष्मी के आगे कितने बालक हैं? 9 बालक हैं। तो लक्ष्मी के स्थान के बाद कितनी बालिकाएं होंगी? तो देखिए प्रश्न के अनुसार जब ये लक्ष्मी 27वें नंबर पर है तो कहता है कि इसके आगे 9 बालक है, तो 9 बालक यहाँ पर रख दिया, यानी कि अगर स्टार्टिंग से काउंट करें, ठीक है, तो कितनी लड़कियाँ यहाँ और होनी चाहिए? तो यहाँ पर 17 लड़कियाँ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 17 + 9 बच्चों ये हो जाता है 26 और 27वां नंबर हो जाता है लक्ष्मी का। ठीक है, अभी देखिए एक इक्वेशन और बनेगी, x + 2x, यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या को अगर जोड़ा जाए तो आना चाहिए 60, यहाँ से x का मतलब आना चाहिए 20, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी है? तो टोटल 20 है। तो जब 9 लड़के यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है, तो इसके बाद कितने लड़के होने चाहिए? तो इसके बाद होने चाहिए 11 लड़के, और जब 11 लड़के हुए, ठीक है, और ये टोटल नंबर 27 हुआ, तो 60 बनाने के लिए कितना चाहिए? 60 बनाने के लिए 22 लड़कियाँ और चाहिए। तो 22 + 11 33, और 33 और 27 60। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है कि लक्ष्मी के स्थान के बाद कितनी बालिकाएं होंगी? तो लक्ष्मी के स्थान के बाद टोटल 22 बालिकाएं होंगी। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ भी किया है। ठीक है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की अपने तरीके से। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिकैप करके देख लीजिए। किसी एक लैंग्वेज में या कूट भाषा में डिस्टेंस को लिखता है IDTUBECN। तो देखिए इसको मैंने पहले भी बताया, इस प्रकार के प्रश्न को इसी तरह हल ही करते हैं। इस तरह में भी अगर थोड़ी दिक्कत हो तो इसको सीधे सीधे लिखिए, मतलब DIS, रुकिए एक सेकंड, DISTANCE। ठीक है, इस तरह डिस्टेंस लिखिए, इस तरह डिस्टेंस लिखिए, और उसके आगे लिखिए यहाँ पर IDTUBECN। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसे चेंज हो रही हैं कि जैसे वो डायरेक्ट चेंज नहीं हो रही हैं। देखो S का ऐसे देखिए, S का T बन जा रहा है और T का U बन जा रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। ठीक, ये गलती थोड़ी सी हो गई मेरे से। ठीक है, यहाँ देखिए C इधर, ये तीनों आपस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और A में +1 हो रहा है, यानी कि बीच वाला ऐसे चेंज हो रहा है, लास्ट का ऐसे, स्टार्टिंग का ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार पूछा है कि डॉक्यूमेंट को इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो थर्सडे को किस तरह लिखा जाता है? तो आपको पता है कि सेम वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, 8 ही वर्ड है। ठीक है, तो लास्ट के 3 कैसे चेंज होंगे? Y हो जाएगा, A हो जाएगा और D हो जाएगा, S का हो जाएगा T, R का हो जाएगा S, और U का हो जाएगा V, और H यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा। यही आंसर होगा, HTVSYADC। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्या को पूर्ण कीजिए। अब एक संख्या का पैटर्न दिया हुआ है, कहता है कि उसको पूर्ण करना है। ठीक है, तो
दो तीन तरीका इसमें लगता है। सबसे पहला तरीका लगा के चेक करेंगे कि क्या हमारा तरीका लग रहा है कि नहीं। तो 2 का 3 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 का 3 बार पहाड़ा पढ़ने पे ये लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कर सकते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12 प्लस 2 कर सकते हैं। 14 दूनी 28 माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है हमारा कुछ पैटर्न नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। 26 दूनी 52 माइनस 2 करें तो 50 आना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। और 50 दूनी तो ये फिर पैटर्न ही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा पैटर्न सोचना है जो इसमें बैठ जाए। फिर से करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेके करते हैं कि 6 में से 2 गया 4 आया, 14 में से 8 गया, सॉरी 14 में से 6 गया 8 आया, 26 में से 14 गया तो आया 12। तो अब देखिए ये कुछ पैटर्न बन गया 4 8 12। अब देखते हैं अगर इसमें 16 जोड़े और आंसर 52 होना चाहिए, 42 होना चाहिए, तो इस हिसाब से हो जाएगा 16 और 4 4 8 12 16 20। हाँ बिल्कुल, आंसर जो है आगे आपका ये क्या है, सब में 4 4 4 ऐड हो रहा है। इस क्रम में भी देखेंगे तो इसी प्रकार हो रहा है। मैंने घटा के किया, ये लोग जोड़ के किए हैं, सेम ही पैटर्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन का बड़ा है, ठीक है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह की बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था तो मेरा जन्म किस दिन होगा। भाई तुम भाई बहन देख लो किस दिन होगा, ऐसा तो आप कह नहीं सकते तो आपको ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि बहन 75 सप्ताह बड़ी तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। 7 पचे 35 और 7 सता 49, 49 और 3 52, यानी कि 525 दिन की बहन बड़ी है और 562 दिन का भाई बड़ा है, ठीक है। तो बहन का तो पता है किस दिन हुई थी, मंगलवार को हुई थी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 562 में से क्या घटाना है हम लोग को, 525 घटाना है। तो 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा। अब 37 दिन आया, 37 दिन आया, लेकिन 37 दिन को अगर 7 से डिवाइड करें, समझिए क्यों, क्योंकि एक हफ्ते से डिवाइड करेंगे तो हम लोग मंगलवार से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पचा 35, बचता कितना है 2, यानी कि 5 तो मंगलवार इसमें शामिल रहेंगे 37 दिन में, लेकिन 2 अतिरिक्त दिन आएंगे, यानी कि मंगल के बाद क्या होगा, बुध और बृहस्पति। तो मेरा जन्म किस दिन होगा, बृहस्पतिवार के दिन होगा। अच्छा प्रश्न है और बहुत आसानी से छोटे में मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पर लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। तालिका दी हुई है 9A 3A 23A 8C 19B 10C, ठीक है, इस प्रकार दी हुई है। तो मुझे लगता है कि तालिका इस प्रकार चल रही है कुछ, क्योंकि ABC ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ऑप्शन तो ए में से ही होना चाहिए जब मुझे लग रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आंसर क्या है और कैसे सॉल्व हो रहा है ये। अब 28 कैसे आएगा, तो इसका एक आसान तरीका है जो बहुत वाजिब तो नहीं लग रहा है, लेकिन वही सही है। जैसे यहाँ पर अगर आप कॉर्नर में देखते हैं तो 19 और 4 को जोड़ते हैं तो 23 आ जाता है। उसी प्रकार 9 और 19 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 28A जो होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी लुप्त संख्या का प्रश्न है। क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि 4 के बाद 18 दिया हुआ है, 18 के बाद एक गैप है और फिर 100 दिया हुआ है। तो कैसे चल रहा है ये कुल मिला के। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए डिफरेंस लेंगे। कैसे लेंगे, 4 से 18 का डिफरेंस लेंगे 14 आएगा, ठीक है। 18 से 48 का लेंगे 30 आएगा और क्रमशः डिफरेंस लेते जाएंगे जो कि 52 80 114 और 154 आएगा, ठीक है। अभी कोई इसमें सीरीज़ क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर 16 आएगा, 6 22 आएगा, 6 28 आएगा, 6 34 आएगा, 6 40 आएगा। तो हमें पता चल गया कि एक जो पैटर्न है वो क्या है। तो इसमें हम लोग 40 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, ठीक है। और 44 154 में जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के, अच्छा आगे का नहीं पूछ रहा है, पूछा है लुप्त संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार पैटर्न से देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर 48 आएगा और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है कि यदि 1 से 100 तक की सारी संख्याएं लिखेंगे तो कितनी बार 3 लिखेंगे। तो कई सारा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लिख करके 30 सेकंड के अंदर में ये देख लीजिए कि क्या आएगा, ठीक है। और वैसे भी रीजनिंग का क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करते हैं, तो कोशिश करिए कि जो स्कोरिंग चीज़ें हैं उसको स्टार्टिंग में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 1 से 100 तक गिनने पर 20 बार 3 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे।
अगला आता है कि 4 समूह दिए हुए हैं, कहता है कि कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है उसको चुनिए जो दूसरों से भिन्न है। तो वृत्त में चाप होता है, यानी कि वृत्त ये पूरा हो गया, लेकिन अगर ये केवल इतनी बात करेंगे तो चाप हो जाएगा। टीवी जो होती है उसमें स्क्रीन होता है, तो ठीक है, टीवी में स्क्रीन होता है। ठीक है, पुस्तक जो होती है, बुक जो होती है, उसमें कवर होता है, यानी कि एक कवर पेज हो गया। ठीक है, अगला आता है लैपटॉप में चार्जर होता है, तो ये अलग है क्योंकि ये लैपटॉप से अलग एंटिटी है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। कहता है कि एक्स तथा वाई भाई हैं, यानी कि एक्स और वाई को भाई बताते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दोनों भाई हैं, यानी कि प्लस से हम ये जानते हैं कि दोनों मेल हैं। वाई का पिता आर है। ठीक है, तो एक पीढ़ी जब ऊपर बनानी होती है तो उसको अलग कर लेते हैं, पिता को दिखाएंगे। वाई का पिता कौन है? आर है। टी का भाई एस है। टी का भाई कौन है? एस है। टी का भाई एस है, यानी कि एस पॉजिटिव है, टी के बारे में कुछ नहीं बोला है। एस जो है वो एक्स का मामा है। ठीक है, यानी कि इसकी कोई बहन होगी और उसका भाई, सॉरी, इनकी एक मम्मी होंगी, इसका भाई ये होगा। ठीक है, कहता है कि आर का टी से क्या संबंध है? मेरे हिसाब से हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, तो आर जो है वो टी का हस्बैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब भाई हैं तो ये इनका पिता, तो ये इनका भी पिता। ठीक है, और ये इनके मामा, यानी कि ये एक महिला होगी। इसको इधर करिए, यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक तालिका दिया हुआ है, लुप्त अंक पूछता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हो रहा है, देखते हैं। 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 1, 21 आ गया। 5 पचे 25, 9 और 64, यानी कि 9 5 14 5, सॉरी 9 5 14 4 18। ठीक है, तो ये भी आ रहा है। तो 6 6 के 36, 7 7 49 और 3 तिया 9, 9 9 18, 18 6, 24 के 4, हंसी लगा 2, 4 3 7 2 9, 94 जो है वो आंसर होना चाहिए। त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, तो देखिए इसमें तो मैंने सबसे कभी भी यही बताया है कि आप गिन के काउंट करिए। सबसे आसान तरीका है कि काउंटिंग से आप लोग निकाल लो, और जो सबसे हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट नंबर है आंसर उसी में से होता है। तो चलिए काउंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है, ये दूसरा, ये सबसे पहले सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा। तो आइए काउंटिंग शुरू करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गया। ठीक, अब उससे बड़ा, उससे बड़ा काउंट करते हैं। तो ये एक पूरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5 6 7 और इसी प्रकार एक 8। ठीक है, तो 8 ये हो गया। और ठीक है, इसके अलावा भी कोई बन रहा है क्या? एक बार देखेंगे, नहीं बन रहा है। तो इसकी संख्या कितनी हुई? 8 हुई। अब उससे बड़ा लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे 1 2, ठीक है, क्या इधर त्रिभुज बन रहा है? तो ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं काउंट करूंगा क्योंकि ये कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इसे काउंट करूंगा। ठीक है, 2 हो गया। इसके अलावा आपका दो यहाँ आ रहा है, तो 14 14 8 22 2 24, मेरे हिसाब से 24 ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन दिया भी है, यानी कि टोटल 28 आ रहा है। कुछ छूट गया है हमारे पास। देखिए छूट क्या रहा था? छूट रहे थे ये वाले त्रिभुज 1 2 3 4,
ठीक है, 24 + 4 28 त्रिभुज टोटल आ रहे हैं। अगला क्या प्रश्न है, एक आदमी की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा, ठीक है, कि इसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। फिर से चलिए आइए साथ में देखते हैं। ओहो, एक्सक्यूज मी, आइए ये प्रश्न हम लोग का। चलिए, कहता है, ध्यान से समझेंगे, इसकी माँ मतलब ये जो फोटो है, इसकी जो मदर है मेरे पिता के, मेरे खुद के ही पिता के पुत्र, यानी कि इसका भाई है ये, की पत्नी है। इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, और मेरी ना तो कोई भाभी है और ना ही कोई बहन। तो इन्हीं का पुत्र हुआ, ठीक है, खुद के ही पुत्र के बारे में ये बात कर रहे हैं ऐसे भद्दी। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि किस प्रकार 17-18 को खेलोगे तो 1225 हो जाएगा, 13-14 से खेलोगे 729 हो जाएगा, और इससे खेलोगे तो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सही चीज़ दी हुई है कि 729 जो इसने दिया है वो आपको पता होना चाहिए कि 31 का स्क्वायर होता है, सॉरी 31 का नहीं होता है, ये 27 का स्क्वायर होता है, और 27 जोड़ने पे आ रहा है इन दोनों को। तो अगर 27 का स्क्वायर आपको पता होता कि ये होता है, ठीक है, या 35 का स्क्वायर ये होता है, अगर आपको आइडिया होता तो आप इसका कर लेते। 9×4 19×4 23, 23 का जो होता है 529 होता है। ठीक है, इस प्रकार हैंड को जो है SZMW लिख रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के अपोजिट वर्ड लिख रहे हैं। H का होता है S अपोजिट वर्ड, ठीक है, A का होता है Z, N का होता है M और D का होता है W। इस प्रकार पूछा है कि मिल्क का कितना होगा, तो M का फिर से हो जाएगा N, ठीक है, I का हो जाएगा R, K का हो जाएगा 12वें नंबर पर है ना, 14वें नंबर वाला कोई होगा, ठीक है ना, K का हो जाएगा P, ठीक है, K का हो जाएगा P, तो NROP, ठीक है ना। ये अपोजिट वर्ड्स है, सबका जोड़ 27, यानी कि 1 + A + Z जोड़ने पर 27 आता है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं, है ना, कि इधर से ये पहला है और उधर से वो पहला है अंतिम से। ठीक है, समसामयिकी का प्रश्न आ रहा है, समसामयिकी का प्रश्न अभी छोड़ेंगे हम लोग, अगला सेक्शन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन स्किप करेंगे जो 2020 में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नागरिकता से संबंधित जो संशोधन विधेयक आया था वो 12 दिसंबर 2019 को आया था, तो इसकी डेट याद करिए क्योंकि एक स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी से संबंधित है कि किन संधियों से वो अलग हुए थे। तो इन्होंने जो है पेरिस एग्रीमेंट छोड़ दिया था, ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में नहीं पता, पर ईरान परमाणु समझौता छोड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि सभी समझौते रहे होंगे। तो मुक्त आकाश संधि अर्थात ओपन स्काईज ट्रीटी, पेरिस एग्रीमेंट और ईरान न्यूक्लियर डील, तीनों ही इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के शासी परिषद के अध्यक्ष के पद पर सितंबर 2020 में किसको नामित किया गया है। तो इनका नाम है शेखर कपूर। बाकी इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि तात्कालिक समय के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिक पोर्शन ही करेंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी कि ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। तो 4 ऑप्शन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय, लखनऊ का छतर मंजिल, या JPO लखनऊ। तो जो GPO लखनऊ है इसे पहले रंग थिएटर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस काल में, तो ब्रिटिश काल में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि रंग थिएटर के रूप में ब्रिटिश काल में GPO लखनऊ प्रसिद्ध था, जो कि अंग्रेजों के मनोरंजन का एक प्रमुख स्थल था। अगला प्रश्न है अटल टनल से रिलेटेड, इसका निर्माण BRO ने किया है अर्थात सीमा सड़क संगठन ने किया है, या मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। दोनों ही स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहे हैं। कहता है कि ये पीर पंजाल रेंज हिमालय में स्थित है। ठीक है, और चौथा कहता है यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से, तो ये भी महत्व सही है। तो मुझे लगता है चारों ही स्टेटमेंट जो है
यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए, डी ऑप्शन जो है यहाँ होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन है। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। निर्माण जो है BRO कर रही है। ये लाहौल स्पीति और मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः सभी के सभी कथन जो है सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ दोस्तों, नवंबर 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में पूछा है, तो हमें केवल मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में ही जानकारी लेनी है, उसमें प्लेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन राष्ट्र इसमें शामिल थे? भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो अभी भी यही शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज जो होती है उसमें भारत के साथ USA होता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तत्कालीन समय के फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा है। तो फ्रेंच ओपन का दूसरा जो नाम होता है लाल बजरी हिंदी में, या अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कार्यक्रम को स्थलों से मिलाना है। तो 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है विज्ञान कांग्रेस। 105वां विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था वो इम्फाल में हुआ था, ठीक है। फिर 106वां है, 106वां जो है बेंगलुरु में हुआ था। और इस प्रकार हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं 3, 4, ठीक है। तो बेंगलुरु में नहीं हुआ था, जालंधर में हुआ था, ठीक है। तो 3, 4 इस प्रकार आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक। 1, 2 तो एक बार आंसर देखेंगे। 105वां विज्ञान कांग्रेस जो है इम्फाल में हुआ, 106वां जालंधर में हुआ, 107वां बेंगलुरु में हुआ और 108वां पुणे में हुआ। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला विविध या मिसलिनियस से प्रश्न है कि लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये सूचकांक जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात UNDP के द्वारा। नाम क्या है फिर से देख लीजिए, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स अर्थात लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक। अगला प्रश्न देखेंगे कि मुंबई कोलकाता मैंगलोर आर रिलेटेड, जैसे जिस प्रकार मुंबई से कोलकाता रिलेटेड है उसी प्रकार मैंगलोर से कौन रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंगलोर से क्या कोचीन रिलेटेड हो सकता है? हाँ, अपोजिट हैं दोनों, एक दूसरे के अलग अलग हैं और उसके साथ ही सबके सब शहर भी बंदरगाह के बारे में दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित, तो कहने का मतलब चारों जो है बंदरगाहों के ही नाम दिए थे। तो हैदराबाद बंदरगाह है नहीं, दिल्ली है नहीं, जयपुर है नहीं, तो कोचीन बंदरगाह हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे कूट का सही उत्तर चुनना है। शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व, भारत। सबसे पहले हो जाएगा ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड अर्थात 2 से आंसर शुरू होगा, ठीक, या 2 से खत्म होगा। तो 2 से खत्म होने वाले ये हैं। इस ब्रह्मांड में विश्व रहेगा, ठीक है, यानी कि 4 होगा। तो ठीक है, ये दोनों आंसर बचे। विश्व में आएगा आपका भारत, तो विश्व में आ गया भारत, तो आंसर हो गया, अभी चल ही रहा है, ठीक है। फिर उसमें आएगा उत्तर प्रदेश अर्थात 1, यानी कि आंसर हो जाएगा C। अगला है अमृत योजना के बारे में पूछा है। अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। अमृत या अमृत, ठीक है ना। अमृत योजना जो है इसके बारे में 2 कथन दे रहा है कि इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है, और दूसरा कह रहा है कि अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। तो इसमें जो है केवल दूसरा सही है, यानी कि 60% नगरीय आबादी को समाहित करने के कार्य किया गया है। इसमें जो है अमृत योजना में 400 शहरों को नहीं जबकि 500 शहरों को समाहित किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म, पहला चीज़ तो याद रखना है कि अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें टोटल 500 शहरों को रखा गया है और 60% जो नगरीय आबादी है उसको समाहित करने का प्रयास किया गया है। कब आया था? तो अमृत मिशन 2015 में शुरुआत हुई थी। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी योजनाओं को मिलाने के लिए आता है, तो अमृत जो है ये 2015 में आया था। अगला कहता है कि गुलाबी गैंग मूवमेंट के संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक हैं वो है संपत पाल। याद रखिएगा, गुलाबी गैंग आंदोलन की शुरुआत 2006 में संपत पाल देवी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पीड़ित व परित्यक्त महिलाओं को अर्थात अबेंडन्ड, छोड़ दी गई महिलाओं को आश्रय प्रदान करना और उनका सशक्तिकरण था। एक बहुत बढ़िया मूवमेंट था ये, जिसका नाम था गुलाबी गैंग मूवमेंट। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में पूछ रहा है अवध सल्तनत के।
कहता है कि राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, अर्थात इकोनॉमिस्ट थे एक तरीके से, या अर्थ मंत्री थे, सीधे जानिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, और जो पहला स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, अर्थात इकोनॉमिस्ट थे, यह कथन सत्य है। और जो अवध के नवाब के राज्य थे उसमें कतिपय हिंदू राजाओं को जो है उच्च स्थान प्राप्त था। तो पहले देखिए, हिंदू मुस्लिम इस तरह की कोई बाइफर्केशन थी नहीं, हिंदू साथ में लड़ते थे। आप अगर अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध देखेंगे तो आप देखेंगे कि अकबर के तरफ से मान सिंह लड़ रहे हैं, वहीं एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो आपके महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा है। ठीक है, लड़ रहा है मतलब उनका सेना का संचालन कर रहा है। अगला प्रश्न पूछा है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के बारे में, अर्थात राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज में स्थित है। थोड़ी फुर्सत तो जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर है, दो सूची दी हुई है, आपको मैच करना है। सूची 1 में मिशन दिया हुआ है और प्रारंभ करने का वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 मिशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है पहला कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन। ठीक है, डायरेक्टली इसको आंसर में देखते हैं, इसको याद कर लीजिए। बेसिकली कहता है कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में आया था, राष्ट्रीय जल मिशन आया था 2011 में, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन आया था 2014 में, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आया था 2008 में। तो अगर इसको कुछ इस प्रकार देखें कि जो आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, तो ये 2014 में आया था। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, दोस्त को अगर राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण के बारे में पता रहा होगा तो उसने इस प्रश्न को बहुत आराम से हल कर दिया होगा। तो देखिए, जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो कोई ना कोई एक मिशन या एक चीज़ जो है वो करंट से रिलेटेड या आसपास की होती है, बाकी चीज़ें थोड़ी सी पुरानी होती हैं और आपके साइकोलॉजी के साथ कुल मिलाकर के टेस्ट होता रहता है। तो यहाँ पर भी अगर मिशन की बात करें तो नेशनल मिशन ऑन इन्हांस्ड एनर्जी इफिशियंसी, ये आपका 2009 में आया था। ठीक है, देखिए इसी चीज़ को इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ। ठीक, दूसरा जो आया था नेशनल वाटर मिशन या जल मिशन 2011 में आया था। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम ये 2014 में आया था, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये 2008 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो नगरों में पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अगर अलग अलग पढ़े तो आपको भी समझ में आ जाएगा। कहता है कि पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो नगरों में अधिक संख्या होती है, सही बात है, क्योंकि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो भागीदारी भी अधिक होती है, यह भी सही है, लेकिन इस कारण से पुरुष जो है स्त्रियां नगरों में अधिक पाई जाती हैं, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। दूसरा, क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। आई बात जातीय विविधता की, जैसे ये जो बता रहा था मैं कि आधिकारिक भाषा नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही नहीं ही होगा। ठीक है, पहली बात जो है पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है, ये स्टेटमेंट रादर करेक्ट होगा। तो जब भी एक सही एक गलत होता है तो आंसर निकालना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक सही हो जाएगा जबकि आर जो है वो सही नहीं होगा। तो इस प्रकार ये पेपर खत्म हो गया है। अब हम लोग मुख्य परीक्षा में आया हुआ 2016 का हिंदी का जो प्रश्न पत्र है अगली क्लास में वो देखेंगे, और इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद हम लोग सीधे 2017 की जो मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम है
वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि 2016 की जो मुख्य परीक्षा थी वो बाद में इसलिए हुई क्योंकि 16 की मुख्य परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और वो री एग्ज़ाम हुआ था, जबकि जो 17 की मुख्य परीक्षा है वो उससे पहले संपादित हो चुकी थी। तो इसके बाद हम लोग 2017 की मुख्य परीक्षा देखेंगे और फिर इन दोनों की ही प्रारंभिक परीक्षाओं को भी देखेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो देखना अच्छा लग रहा है तो बने रहिए, देखते रहिए द PYQ।